चाय को विश्व के अलग-अलग भागों से, यानी इसका जो ओरिजिन है, उसका जो मुख्य क्षेत्र है, वो क्षेत्र कोई अलग है। उस जगह से उस पौधे को लाया गया और रोपण कृषि के रूप में विश्व के उन क्षेत्रों में उगाया गया, जहां पर उस पौधे के लिए उपयुक्त जलवायु थी। अब मान लीजिए हम एक पौधा ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक पौधा ले लिया हमने कि कैक्टस ले लिया, नागफनी ले लिया। अब नागफनी जो पौधा है, हमें पता है कि नागफनी जो है, वो एक ऐसा पौधा है जो केवल रेगिस्तान में होता है। और हम चाहते हैं कि नागफनी का जो पौधा होता है, उसके जो कांटे होते हैं, वो काफी अमूल्य है, वो दवाई बनाने के काम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस नागफनी के पौधे को ले जाकर ऐसे जगह पर, अब राजस्थान में उगाया जा सकता है, लेकिन हम सारा के रेगिस्तान में भी तो उगा सकते हैं उससे। तो हम उसके पौधे को क्या करेंगे, सारा के रेगिस्तान में ले जाएंगे और वहां पर उगाने के बाद उसका प्रोडक्शन चालू करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने इसका प्लांटेशन किया। तो प्लांटेशन करने का एक जो तरीका होता है, या फिर जो विशेष पद्धतियां होती हैं, उसे हम रोपण कृषि के रूप में जानते हैं। ये व्यापारिक कृषि का एक रूप है, जिसका उद्देश्य जो होता है, वो होता है अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करना। तो इसी प्रकार से हम चाय की बात करते हैं, चाय का नाम लेते ही आदि चुस्ती आ जाती है, या जो आलसीपन है वो दूर हो जाता है। तो यही कुछ कारण है कि इसे अंग्रेजों द्वारा, यूरोपियन लोगों द्वारा, चीन के लोगों द्वारा विश्व के अलग अलग कोनों में पहुंचाया गया। तो जानते हैं आज इस चाय कि क्या रहस्य है, किन किन क्षेत्रों में इसे किस प्रकार से उगाया जाता है। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो सदापर्णी, सदापर्णी का अर्थ होता है कि एक ऐसा पौधा जिस पर हमेशा से ही पत्तियां लगी रहती है। सदापर्णी झाड़ की पत्तियों के रूप में प्राप्त होती है, एक झाड़ी है जिस पर साल भर पत्तियां लगी रहती। इन पत्तियों में थीन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो हल्की नशा या स्फूर्ति प्रदान करता है। यही कारण था कि इस पौधे की अहमियत जानी गई और इस पौधे को विश्व के अलग अलग भागों में पहुंचाया गया। मूल रूप से चाय का जो पौधा है, वह चीनी मूल का है, यानी इसका जो ओरिजिन है वो चीन में, सबसे पहले इस झाड़ी को देखा गया चीन में, और चीन से इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसको पानी में उबाल कर पिया जाने लगा, क्योंकि ये नशा या स्फूर्ति प्रदान करता था। इसके पहले भी अगर कहा जाता है कि भारत की जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, नॉर्थ ईस्ट, वहां पर जंगली झाड़ियों के रूप में ये उगती थी। जैसे कि हमारे क्षेत्रों की अगर बात करें, हमारे क्षेत्र में एक बहुत पहले, जब आप काफी छोटे थे, एक आंवल नाम की एक झाड़ी उगा करती थी, पीले फूल रहते थे, जंगली झाड़ी, आज भी आपके उन क्षेत्रों में मिलती होगी। ठीक है। जब उसका व्या, व्यापारिक उद्देश्य प्रारंभ हुआ, व्यापारिक उद्देश्य का अर्थ होता है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की झाड़ी आजकल बहुत कम मिलती है, जिसे आंवल या आंवली कहा जाता है। तो मेहंदी में मिलावट के तौर पर उसका काफी मात्रा में उसे काट काट कर ले जाया गया, तो वो झाड़ी अभी नहीं मिलती। तो ऐसे ही झाड़ी के रूप में था, अहमियत पता चली कि भाई आंवली जो है, उसके पत्ते मेहंदी में मिलाने के काम आते हैं, उसके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं। मेहंदी के तो और भी काले पड़ जाते हैं, उसके तो हरे के हरे रहते हैं। उसकी जो छाल होती है, उस छाल का प्रयोग दवाइयाँ बनाने में किया जा सकता है। टीवी की जो ट्यूब बनती है, उन ट्यूब में उन आंवल झाड़ियों का जो कह सकते हैं कि छाल का प्रयोग होता है, उससे ऐसे पदार्थ निकाले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कारण थे कि ये जंगली झाड़ी के रूप में जो झाड़ी वहां पर मिलती थी, वो धीरे धीरे चाय की शक्ल में एक बागान के रूप में, एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में
उभर कर सामने आई। चीन की बात करें तो शुरुआती दिनों में चीन में चाय की पत्तियों को सुखाकर फिर उसका चूर्ण बनाया जाता है और उसके बिस्किट या टिकिया बना दी जाती है, जैसे साबुन की टिकिया हो। और उस चाय की जो टिकिया होती है उसका प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। चाय पीनी है आपको, छोटी सी टिकिया, छोटी सी गोली गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए, उबाल लीजिए और पी लीजिए। तो इस प्रकार से इसका उपयोग काफी समय से चीन में होता आ रहा है। व्यापारिक महत्व की बात करें कि इसका व्यापार कैसे शुरू हुआ, तो 17वीं शताब्दी जब प्रारंभ होता है उस समय की बात है कि उस समय चाय व्यापारियों द्वारा इसे यूरोप के बाजार में पहुंचाया गया कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार के एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम तो चाय कहते हैं, लेकिन वो काफी स्फूर्ति देता है। आप काम बहुत ज्यादा मात्रा में कर पाओगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। यही कारण था कि यूरोप के जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर इसे पहुंचाया गया और लोगों को पता चला कि हाँ ये तो ठीक पदार्थ है, इससे तो आलस दूर हो रहा है, नशा आ रहा है। उसके कारण इसकी मांग बढ़ी, यूरोपीय देशों में इसकी मांग बढ़ी और धीरे धीरे यहीं से शुरुआत होती है इसको व्यापारिक उद्देश्य। पहले चाय को जंगली झाड़ियों से पत्तियां तोड़कर एकत्रित किया जाता था, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम थी। लेकिन यूरोप के जो लोग हैं उनको जब इनका जो स्वाद पसंद आया तो उसकी मांग में वृद्धि हुई। उसी के साथ धीरे धीरे इन पौधों को बागानों के रूप में लगाया जाने लगा। यही कारण है कि अंग्रेजों ने भारत के संदर्भ में देखे तो भारत के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस जो हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे, वो जितनी भी जो कंडीशंस है उन कंडीशंस को पूरा करते हुए ऐसे क्षेत्रों की तलाश की और वहां पर इस पौधों को लगाना शुरू किया। फिर पत्तियां तोड़ते और अपने यूरोपीय बाजारों में ले जाते। फिर महसूस हुई ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं कि किस प्रकार से इन पत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए। तभी इन्होंने रेल मार्गों का विकास किया। यही कारण है कि जो डलहौजी या दार्जिलिंग की पहाड़ियों में रेल मार्ग का ज्यादा विकास हो, ताकि मैदानी भागों में कहीं पर विकास नहीं। कारण था यही व्यापारिक उद्देश्य से चाय को अपने देशों में पहुंचाने के लिए रेल मार्गों का विकास। कहा जाता है इतिहास में कि अंग्रेजों ने हमारे भारत में रेल मार्गों का विकास किया, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों के लिए इन रेल मार्गों का विकास नहीं किया था। उन्हें अपने व्यापार के लिए इन रेल मार्गों का विकास करना था। जब चले गए तो हमारे लिए ये छोड़ गए। तो इसका प्रयोग हम बड़े गर्व के साथ करते हैं कि हमारे यहाँ पर रेल मार्ग 1800 के दशक में शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से चाय के बागान लगते गए और ये जितने भी जो चाय के बागान हैं, दार्जिलिंग का हो चाहे असम का हो, ये सभी जो देन है वो है अंग्रेजों की। बढ़ते हैं आगे। रोपण कृषि के रूप में यानी प्लांटेशन के रूप में चाय के पौधों को बागानों में लगाया जाता है। ये हम कह चुके हैं, पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बाद इन पौधों को बगीचों के अंदर स्थापित किया जाता है। पहले पौधे को या पौधशाला में चाय की पौधे को तैयार की जाती है, पौध को तैयार किया जाता है, उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। जब पौधा या पौध जो है 20 सेंटीमीटर लंबी यानी लगभग 1 फीट से थोड़ा सा कम के 30 सेंटीमीटर तक हो जाता है, 1 फीट उतना हो जाता है, उसके बाद उसे पर्वतीय ढालों पर स्थित भूमि पर प्रत्यारोपित किया जाता है। अब पर्वतीय ढालों पर ही क्यों लगाया जाता है? प्रत्यारोपित का अर्थ होता है प्रतिरोपण। प्रतिरोपण यानी पहले से रुक चुका है लेकिन वहां से रुपे हुए क्षेत्र से निकालकर किसी दूसरी जगह पर वापस लगाना, उसे कहते हैं प्रत्यारोपण। रोपण का अर्थ होता है डायरेक्ट आपने पहली बार रोपा, रोपी हुई चीज को वापस उखाड़ के वापस रोपता है तो वो कहलाता है प्रत्यारोपण। तो चाय के पौधे को लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर पंक्तियों में लगाया जाता है। 1.5 मीटर, 1 मीटर में लगभग
3.25 फीट के आसपास होते हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 6 फीट की दूरी पर इन पौधों को पंक्तियों में लगाया जाता है। चाय का जो पौधा होता है या चाय की जो झाड़ी होती है वो 2 मीटर तक ऊंची हो सकती है। 2 मीटर का अर्थ हो गया कि लगभग वो 7 फीट ऊंची हो सकती है, लेकिन उसकी समय समय पर कटाई छटाई की जाती है ताकि वह 2-3 फीट से ज्यादा नहीं बढ़े। इससे क्या होता है कि बार बार काटने से उसमें पत्तियां अधिक आती है और पत्तियां ही चाहिए, इसलिए उसकी कटाई छटाई की जाती है तथा साथ साथ में पत्तियां तोड़ने भी आसानी रहती है ताकि आसानी से उसे पत्तियों को चुन लिया जाए। चाय का बागान लगाने के 4-5 वर्ष बाद पत्तियों को तोड़ा जाता है। आज बगीचा लगाएंगे, आज पौधों को लगाएंगे, उसके 4-5 वर्ष बाद वो पत्तियां तोड़ने लायक बनेगी, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से उस पौधे पर भर जाए, इसके लिए जरूर इसकी टहनियों को बार बार काटते रहते हैं। काटते हैं, एक जगह से काटते हैं तो वो टहनी है वो 4 जगहों से वापस प्रस्फुटित होती है। तो इस प्रकार से पत्तियों से तोड़ा जाता है और 5 वर्ष तोड़ने के बाद जो पेड़ आपने जो पौधा आपने लगाया है उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो लगभग 50-60 सालों तक पत्तियां देता रहता है। एक बार लगाइए और अपनी एक पीढ़ी तक उसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। फिर आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें कि इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता रहती है, तो चाय जो पौधा है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसका मतलब हम कर्क और मकर रेखा के बीच की बात कर रहे हैं। अधिक तापमान चाहिए और पानी भी चाहिए। तो तापमान की बात करें तो चाय के पौधे के समुचित विकास के लिए लगभग ये 25 डिग्री है, तो 200 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक है। यानी सामान्यतः तेज धूप है, तेज धूप मतलब नॉर्मली है, एकदम सीधी रोशनी पड़ना उसके लिए हानिकारक होता है कि पत्तियां झुलस जाती है, कि ये छायादार पौधा है। लेकिन तापमान का अर्थ ये नहीं है कि सीधी धूप पड़े, आसपास में इस प्रकार की ह्यूमिडिटी बने, क्योंकि तापमान अधिक रहेगा तो वहां पर नमी भी ज्यादा बनी रहेगी। बारिश की बात करें तो 125 से लगाकर 250 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर की वर्षा काफी होती है। तो बहुत अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। पूरे वर्ष भर अगर वर्षा होती रहे तो पत्तियों का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे हल्की बौछारों के रूप में अगर वर्षा होती ही रही तो इसके लिए काफी लाभदायक होती है। तो इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर पत्तियां हरी रहेगी, अगर पत्तियां हरी रखनी है तो हमें जरूरी है कि लगातार उसे पानी की आपूर्ति होती रहे। मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ गहरी दोमट मिट्टी, ये लगभग हमने सभी फसलों के अंतर्गत यही पढ़ा है, लेकिन इसमें ह्यूमस भी चाहिए, पोटास, फास्फोरस और लोहांश की मात्रा भी अधिक हो और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, इसके लिए पोटास जैसे रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का भी समय समय पर प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर अम्लीय प्रकार की जो मिट्टी होती है, अम्लीय प्रकार की मिट्टी, देखिए दो प्रकार की मिट्टी जिसमें एक होती है क्षारीय और एक होती है अम्लीय। क्षारीय यानी खारी मिट्टी, अम्लीय यानी खट्टी मिट्टी। जो खट्टी प्रकार की जो मिट्टी होती है, अब इसका क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं तो पीएच जो स्केल होता है उस उस पीएच स्केल पर हम उसका मापन करते हैं। अगर कह सकते हैं कि उसका जो तटस्थ मान है उससे तटस्थ मान से अगर अबव है, ठीक है, तो उसे हम किस में रखेंगे, क्षारीय में रखेंगे। उससे कम जो है तो उसे हम अम्लीय मिट्टी में, 7 का जो कह सकते हैं कि फिगर लिया जा सकता है, तो उससे अब अबो और उससे बिलो का जो रहेगा उस हिसाब से उसको, तो इसकी जो खट्टापन होता है वो अधिक होता है। अगर खारापन
अधिक हो अगर मिट्टी में, तो वहां पर हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का प्रयोग करके हम मिट्टी का खारापन दूर करते हैं। अगर मिट्टी में अम्लीयता अधिक हो, एसिडिक मिट्टी हो, तो वहां पर हम चूने का प्रयोग करते हैं, और चूने के प्रयोग के माध्यम से हम वहां पे खट्टेपन का प्रयोग करते हैं। कई ऐसे खेत देखे होंगे जहां पर खेत में चूना डाला जाता है, उससे उस मिट्टी का खट्टापन दूर किया जाता है। अगर मिट्टी के अंदर वहां पर जिप्सम डालते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि वहां पर मिट्टी का खारापन दूर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की मिट्टी, अम्लीय प्रकार की मिट्टी, इसके लिए आवश्यक है। भूमि और धरातल की बात करें तो मुख्यतः आपने देखा होगा कि चाय के जितने भी जो बागान हैं, वो पहाड़ी ढालों पर उगाए जाते हैं। अर्थात इसके लिए समतल धरातल नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, उस जड़े में अगर पानी रुक जाता है, तो उसकी जड़ें गल जाती है और झाड़ी सूख जाएगी। अतः चाय के जो बागान होते हैं, वो पर्वतीय ढाल वाली जो भूमि होती है, वहां पर लगाए जाते हैं, ताकि जल का संचयन नहीं हो, जल एक ही जगह पर एकत्रित न हो। श्रम की बात करें कि कितना श्रम लगेगा, तो पत्तियां, अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पौधा लगाने के लिए आपको व्यक्ति की आवश्यकता रहेगी, मानवीय श्रम, क्योंकि एक एक व्यक्ति पहाड़ों की ढाली पर पौधे को लगाएगा। फिर उसकी समय समय पर निराई गुड़ाई। निराई क्या होती है कि उसके आसपास की जो खरपतवार होती है, उसको काटना और उसको गुड़ाना। ठीक है, जैसे हमारे राजस्थान में सूड़ कहते हैं, तो सूड़ करने का जो काम जो होता है, वो भी आवश्यक रहता है। काट छाट चारों तरफ से उसको काटा जाता है, ताकि उसका जो लेंथ, जो हाइट है, वो मेंटेन रहे। इतना भी लंबा नहीं बढ़े, जैसे कि 7 फीट लंबी अगर झाड़ी हो जाती है चाय की, तो उसमें से पत्ता तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय समय पर उसको काटा जाता है, उसकी हाइट को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक है। इसके बाद पत्तियों को तोड़ने के लिए आपको कुशल श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। तो ज्यादातर जो इतने भी जो कार्य किए जाते हैं, वो हाथ से किए जाते हैं, मशीनों का प्रयोग नहीं कर किया जाता। इसलिए जरूरी है कि कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो, ताकि इस प्रकार के कार्य वो आसानी से कर ले। इसके अलावा पत्तियों को तोड़ने का कार्य जो है, वो स्त्रियों एवं बच्चों से ज्यादा करवाया जाता है, किंतु उन्हें मजदूरी कम मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कारण है स्त्रियों और बच्चों से पत्तियां तोड़ने का कार्य करवाया जाता है, पुरुष पत्तियां तोड़ने का काम क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब है कि जो स्त्रियां और जो बच्चे होते हैं, उनके हाथ जो होते हैं मुलायम और कोमल होने के कारण वो बहुत तेजी से पत्तियां तोड़ पाती हैं। अगर पत्तियां तोड़ने का या रुई, कपास में से रुई निकालने का काम पुरुषों को दिया जाए, तो वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्त्रियां और बच्चे जो होते हैं, वो, उनके फ्लेक्सिबल हाथ और कोमल हाथ होने के कारण वो बहुत तेज गति से पत्तियों को तोड़ पाते हैं। यही कारण है कि चाय के जितने भी आप बागान देख पाएंगे, तो उन सभी बागानों में आपको जो लकड़ी की एक जो बुनी हुई जो टोकरी मिलेगी, जिसमें चाय की पत्तियां या लीव्स को इकट्ठा किया जाता है, वो आपको लटका हुए महिलाएं ही मिलेगी, वहां पर पुरुष नहीं मिलेंगे। तो ये प्रायोरिटी है कि महिलाओं को कहाँ पर काम ज्यादा मिलता है, तो चाय के बागानों में वहां पर मुख्य रूप से मांगा जाता है कि महिलाएं हैं तो आइए। लेकिन मजदूरी जो है पत्तियां तोड़ने की, वो बहुत कम होती है। इसके कारण यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है सस्ते श्रम। सस्ता श्रम मिलना मुश्किल होता है, इसलिए चाय के बागान के आसपास के जो क्षेत्र है, वहां से इन्हें बुलाया जाता है। तो पास पास के क्षेत्र जिसकी बात करें, तो छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के कुछ दूसरे क्षेत्रों, वहां से मजदूरों को ले जाकर यहाँ से पत्तियां तोड़वाई जाती है। तो इसके लिए काफी खर्च करना पड़ेगा। पहाड़ पर आप जमीन खरीद रहे हो, तो आपको पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। पौधे कहाँ से लेके आ रहे हो, 5 साल तक तो आप ऐसे ही देखभाल करोगे, 5 साल बाद तो आपको उपज देगी। तो ऐसे में आपको पूंजी की आवश्यकता रहती है, कैपिटल। बड़े बागानों में लगाया जाता है, जिसकी व्यवस्था के लिए जेब भरी हुई चाहिए। यही कारण है कि चाय के बागान वाले जो लोग होते हैं, वो पूंजीपतियों के काम, बहुत ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं के चाय के बागान होते हैं।
आप और मेरे जैसे लोग चाय के बागान नहीं खरीद सकते। इसके अलावा कई राष्ट्रीय और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजी के अभाव के कारण व्यक्तिगत यानी केवल एक ही व्यक्ति या निर्धन कृषक चाय की कृषि में करने में असमर्थ होते हैं। असमर्थ क्योंकि पौध खरीदना, उसे देखभाल करना, समय समय पर रसायनों का प्रयोग करना, ये चीजें काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए सामान्य व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर पाता। बात करता है कि विश्व में प्रमुख क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहले की बात करें प्राचीन समय, तो उस समय केवल और भारत और चीन में ही इस प्रकार की कृषि की जाती है। लेकिन जैसे ही इसका स्वाद यूरोपियों के लोग जो है उनकी जीभ पर चढ़ा और इसकी मांग बढ़ी। तो भारत चीन में था तब तक तो इसकी कोई मांग थी नहीं, बिल्कुल कम थी। लेकिन 20वीं सदी के मध्य से इसकी मांग बढ़ने लगी। लगभग 1920 1940-50 के आसपास इसकी मांग काफी बढ़ी, क्योंकि अधिकांश देशों में एक आवश्यक पे, कोई भी हमारे ऐसा एक सुबह नहीं निकलती कि चाय के बगैर हम रहे, उठते ही हमें चाय याद आती है। जैसे कि मेरी चाय अभी आ चुकी है। तो चाय हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि बिना चाय के तो हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते। तो इस आवश्यक पेय की बात करें तो विश्व के जिन प्रदेशों में जहां जहां पर उपयुक्त दशाएं पाई जाती है चाय के लिए, वहां वहां पर ये चाय उगाई जाती है। तापमान अधिक हो, नमी हो, पहाड़ी ढलान हो, तो उन क्षेत्रों में चाय की खेती करने का प्रयास किया जाने लगा। तो लोग बाहर से आते हैं और बाहर पर आने के बाद यहाँ पर खेत लगाते हैं। जैसे रेगिस्तान का, जैसे कि हमारा जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और अर्ध शुष्क क्षेत्र में अब कहा जाता है कि अगर किसी विदेशी व्यक्ति ने देखा कि पाली जिले में जाइए और पाली जिले के अंदर रानी कस्बे में ऐसी जमीन है कि वहां पर केसर उगाई जा सकती है, तो अमेरिका से लोग यहाँ पर रानी में केसर उगाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर केसर उग सकती है। वो जो कंडीशन केसर के लिए चाहिए वो यहाँ पर मिलती है, तो हम क्यों ना वहीं से जमीन खरीद कर वहीं केसर उगाएंगे। तो विश्व के जिन भागों में भी इस प्रकार की चाय के लिए उपयुक्त दशाएं मिलने लगी, वहां वहां पर चाय उगाने का कार्य किया जाने लगा, और धीरे धीरे उसकी जो मांग है वो बढ़ती गई और उत्पादन भी बढ़ता गया। 1951 की बात करें तो लगभग 5.5 लाख मीट्रिक टन चाय का उत्पन्न हुआ। 75 में जाकर जस्ट डबल हो गया, 12.7 मीट्रिक टन हो गया। 93 में जाकर 25 लाख मीट्रिक टन हो गया। और इस प्रकार से 50 सालों की अगर बात करें तो चाय का उत्पादन जो पहले 50 साल पहले होता तो उससे 5 गुना बढ़ गया। तो धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ता गया। चाय का जो मूल क्षेत्र है वो है मानसून एशिया, यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, थाईलैंड, मलेशिया, ये म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, ये जो है राष्ट्र, यहाँ से ये चाय का पौधा ले गए और उसे लगा दिया अफ्रीका में, उसे लैटिन अमेरिका में लगा दिया, उसे यूरोप के अन्य महाद्वीपों में लगा दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये चाय का पौधा धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, भारत की जो बात है वो हम अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में